जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में किस तरीके से प्रजनन होता है। उन सारी चीजों को डिटेल वाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरीके से इनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, वो उन सारी चीजों को हम डिटेल वाइज जो है वो आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में प्रजनन। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम सबसे पहले कवर करते हैं कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल एक जैविक प्रक्रिया है। इसके द्वारा जीव अपने समान नई संतानों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक जीव जो है वो एक नई संतान को यहाँ पे जो है वो बना रहा है, यानी कि उत्पन्न कर रहा है। और ये जीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, ये सारी चीजों की बात यहाँ पर की जा रही है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी प्रजाति जो है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। वो प्रजाति कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे डायनासोर है, डायनासोर की प्रजाति क्यों खत्म होगी, अजगर की प्रजाति क्यों धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनको रेड डेटा बुक में क्यों हम एंटर करा रहे हैं, क्योंकि उनसे जो नई वाली पीढ़ी है वो नहीं जनरेट हो रही है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल आपके पास और है, हमारे इंडिया में टाइगर्स की कमी हो रही है। ठीक है, जो हमारा स्टेट जो नेशनल एनिमल है उसकी कमी हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से, फॉरेन कंट्री से जो है वो टाइगर जो है वो मंगवाए हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ताकि उनकी जनरेशन को आगे क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे प्रजनन की बात बताई जा रही, तो वो लंबे समय तक तभी चल सकती है जब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो संख्या बढ़ती रहे। अगर संख्या में कमी आ जाएगी तो कुछ टाइम के बाद उनका जो प्रजाति है वो क्या हो जाएगी, 100% तरीके से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो भी यहाँ पे एक पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हमने कॉन्टिन्यूटी में कोई चीज रखनी है तो उसके लिए जो है वो रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ट्रांसफर यानी कि जो भी प्रजनन के माध्यम से माता पिता के जो गुण हैं वो नए बच्चों में आते हैं। ठीक है, उनके बच्चों में जो है वो उनके गुण आ जाते हैं, तो उन चीजों को बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। उसमें ट्रांसफरिंग होती है इन सारी चीजों की। मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता करता है। जनसंख्या को बनाए रखने का मतलब ये है कि किसी गांव की जनसंख्या काफी ज्यादा है और किसी गांव की जनसंख्या काफी ज्यादा कम है, अगर उन दोनों को मेंटेन करना है, ठीक है, तो जहां पर संख्या सबसे ज्यादा है तो वहां पे हम किसी को ऐसे मार तो नहीं सकते, जी जनसंख्या कम करनी है, मार तो नहीं सकते। लेकिन जो नए वाले, जो वहां पे न्यू जनरेशन आएगी, उनको समझा सकते हैं कि आपको जो है वो बच्चे वहां पर कम पैदा करने हैं। और जहां पर संख्या कम है उनको हम ये बता सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो उस हिसाब से आपको चलना है। क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता है, जो सबसे पहला नारा था, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में वहां पे आया था कि हम दो हमारे दो। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंडिया जो है वो हमारे वर्ल्ड पे सबसे नंबर 1 पे आ गया और चाइना कहां चला गया, दूसरे नंबर पे। लेकिन अब जो नारा है वो क्या है, हम दो हमारा एक। ठीक है, तो उस तरीके से उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। एवोल्यूशन एंड वेरिएशन। एवोल्यूशन का मतलब है प्रजनन, यहाँ पर जो है वो अलग अलग भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और उसके साथ साथ जीवों को बदलने के लिए उनको अनुकूल बनाने में भी जो है वो सहायता मिलती है, वेरिएशंस मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में ये बताया गया है। अच्छा, इसके प्रकार की बात करते हैं, मोड कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार आते हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, अलैंगिक प्रजनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेगा, या तो मेल या तो फीमेल, कोई एक जनक भाग लेगा और उसकी हेल्प से जो है वो नई जनरेशन जो है वो वहां पर बनेगी। ये चीज इसमें बताई गई है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही जनक शामिल होगा, ओनली 1 पेटेंट इज इंक्लूडेड, सिंगल पेटेंट। ठीक है, एक ही पेटेंट इसमें इंक्लूडेड होता है। सेकंड पार्ट इसका ये है कि नो फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है प्रॉपरली। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर जनरेट नहीं होगा, टाइम से जो चीजें वो पहले हो जाती हैं। उसके बाद है ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी कि जो संतानें हैं वो जनक के बिल्कुल समान होती हैं। जैसे अगर
जैसे मदर का फेस है वैसा ही बच्चे का फेस आएगा। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई बिल्कुल सेम टू सेम। और ये एक तीव्र प्रोसेस होता है, इट इज अ रैपिड प्रोसेस। रैपिड प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये जल्दी चीजें जो है वो अकर होती हैं, जल्दी से जल्दी चीजें होती हैं, ठीक है। इट इज अ रैपिड प्रोसेस, ये फास्ट प्रक्रिया है। उसके बाद कम ऊर्जा की जरूरत होती है। एसेक्सुअल जो है पार्ट, उसमें कोई भी एक सिंगल पेटेंट होगा तो उसमें एनर्जी कैसी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। लेकिन इनके सरवाइव करने की जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सरवाइव करने की लाइफ इसलिए कम है क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब कोई चीज जर्मिनेट ही नहीं हुई तो वो सरवाइव उतना ज्यादा नहीं करेगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि मान के चलते हैं हम घर में कोई पौधा लगा रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक आप मान के चलो सेब का पौधा है, ठीक है। एक सेब का पौधा बिल्कुल इतना सा है, अभी हमने उसको बीज से उगाया है, ठीक है। और एक पौधा हमारे पास और है वो इतना बड़ा है। अब दोनों में लंबे समय तक टिकने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी होगी, जिसकी हाइट कैसी है, बड़ी है। क्योंकि वो धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा अच्छे से टच में कर लेगा, चीजों को समझ लेगा। हो सकता है जैसे हमने लगाया 2-4 पत्ते उसके सूख जाएं, लेकिन धीरे धीरे खुद को ग्रोथ करेगा। और जो खुद है ही इतना सा, उसमें पत्ते ही 2 हैं, अगर वही सूख गए तो पौधा क्या हो जाएगा, वैसे खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इसमें प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अच्छा, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट इसके टाइप्स हैं। जिसमें से सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। और ये अमीबा का कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या चीज हो रही है, इसमें जो ये वाला अमीबा है इसके अंदर एक सेंटर पार्ट है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। इसने इस न्यूक्लियस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, और फिर उसके बाद इसने खुद को भी किस में चेंज कर लिया, 2 हिस्सों में चेंज कर लिया, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, बाइनरी फ्यूजन। यानी कि एक नई जनरेशन तो हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे संख्या 1 थी, यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन यहाँ पे बाइनरी में जो है वो एक जनक कितने में डिवाइड होगा, 2 जनकों में डिवाइड होगा। एक के कितने बन जाएंगे, वहां पर 2 बन जाएंगे। उसी तरीके से इसके जो एग्जाम्पल है वो आप दोनों नोट कर लो, एक है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। एक अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। इसके बाद मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, ये वाले एग्जाम्पल आप नोट कर लो, 2 आपके एग्जाम्पल हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाँ जी अमीबा में किस तरीके का कौन सा ये जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एक इसका एग्जाम्पल आएगा बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पैरामीशियम भी किसका एग्जाम्पल है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब बाइनरी का मतलब 2 और मल्टी का मतलब 2 से ज्यादा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें डिवाइड हो जाएं। तो इसमें जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो बार बार टूटता है और अपनी नई अलग अलग संतानें जो है वो बनाता है। न्यू जनरेशन जो है वो उसमें उसके जो डॉटर सेल है वो काफी ज्यादा बन जाते हैं। यहां पर तरीका वही है अमीबा की तरह ही, एक सिंगल न्यूक्लियस है, उसने मल्टीपल में ब्रेक किया 2 में। अमीबा क्या करेगा, इसी स्टेज पे आके खुद को ब्रेक कर लेगा और 2 हिस्सों में टूट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये खुद को मल्टीपल में तोड़ेगा। पहले न्यूक्लियस ने 1 को 2 में बनाया, फिर 2 को 4 में बनाया, 4 को 8 में बनाएगा, 8 को मल्टीपल में बनाएगा, और एट द एंड उसके मल्टीपल डॉटर सेल जो है वो रिलीज होंगे। तो ये वाला पार्ट किस में आता है आपके पास, मल्टीपल फिजन के अंदर आता है, जिसको बहुखंडन बोलते हैं। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल इसका अगर नोट करते हैं तो वो आता है प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरिया परजीवी हम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसमें जो है वो मल्टीपल सेल्स में ये डिवाइड होता है, और इसकी जो है वो मल्टीपल जो संतानें हैं वहां से न्यू जनरेशन जो है वो यहाँ से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें वो है 3rd नंबर पे, दैट इज बडिंग। बडिंग मीन्स मुकुलन। मुकुलन जो होता है इसमें किसी पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा कली के रूप में बनता है, और बाद में धीरे धीरे वही कली जो है वो खुद को एक नया जीव बना लेती है। आपने देखा होगा इस तरीके से प्लांट के ऊपर अगर हल्का से एक कट लगा दिया जाए, ये जिसको हम कलम बोलते हैं बेसिकली, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, तो वहां से भी एक नई कली जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर आप देखेंगे नॉर्मल वाला कोई एक प्लांट है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है वैसे, यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा इस जगह से निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसने अपने आप को ब्रांचों में चेंज किया,
यहां से भी उसने ब्रांचों में चेंज किया और कुछ टाइम के बाद वो खुद को क्या कर लेगा, बिल्कुल ही अलग कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शरीर पर एक कली बनती है, दैट मीन्स एक छोटा सा बड बनेगा किसी पेरेंट बॉडी के ऊपर, और कुछ टाइम के बाद वो सेपरेट होके अपने आप को इंडिविजुअल केस में ले आएगा, खुद को अलग कर लेगा। तो एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, वो है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, पानी के अंदर पाया जाता है ये। ठीक है, जितनी भी जो बाबड़ियां वगैरह होती हैं, ठीक है, जो कुएं हैं, ठीक है, वहां पे ये चीज आपको मिलती है। दिखती नहीं है बट ये माइक्रोस्कोप से ही ज्यादातर दिखेगी, अदरवाइज इसका पता नहीं चलता है। ठीक है, हो सकता है हम इसको इनहेल भी कर जाएं, इसका पता नहीं चलता है। ठीक है, बट हार्मफुल नहीं है ये। आप ये सोचेंगे कि हाँ हार्मफुल और पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी सी कली बन रही है और धीरे धीरे ये खुद को क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। ठीक है, जो इससे पिछले पार्ट थे वहां पर क्या चीज थी, वहां पर सेंटर में एक न्यूक्लियस था, खुद को अलग नहीं किया उसने, उसने किसको अलग किया, ये जो न्यूक्लियस है इसको उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, और दो हिस्सों में तोड़ने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, अलग। यहाँ पे न्यूक्लियस को ब्रेक किया, बट यहाँ से जो है वो ब्रांच निकली पहले बडिंग में, और ब्रांच कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है बडिंग। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन, दैट इज 4th नंबर पे आता है हमारे पास, खंडन जिसको बोलते हैं, खंडन। इसमें शरीर के टुकड़े अलग अलग होके जो है वो किसी चीज का निर्माण करते हैं। शरीर के टुकड़े जो हैं वो अलग अलग होके दोबारा से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देंगे। जैसे कि अगर मैं एक छिपकली की बात करता हूं, ठीक है, ये छिपकली है कोई, अगर उसकी पूंछ को काट दिया जाए तो इसके दो हिस्से बन गए, एक रह गया छिपकली का ऊपर वाला हिस्सा, और एक जो रह गया वो उसका कौन सा रह गया, पूंछ वाला हिस्सा। अब मेरे को एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो कंप्लीट छिपकली है, छिपकली की अगर मैंने पूंछ को काटा तो उसकी नई पूंछ निकल आएगी, लेकिन अगर पूंछ वाले हिस्से से क्या दोबारा छिपकली बन सकती है, नहीं बनेगी, सिर्फ उसकी नई पूंछ आती है। जैसे ह्यूमन की बात करें, अगर हमने बाल कटवा दिए, नाखून काट दिए, तो नाखून नए आते हैं, लेकिन अगर उंगली को काट दिया तो उंगली नहीं आएगी। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ऑर्गन नया नहीं आता उस केस में। बट अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो अगर उसका कुछ हिस्सा भी अगर काटा हो, ये चीज मनी प्लांट के अंदर होती है। मनी प्लांट का अगर एक पत्ता भी आप लगाते हैं, एक जड़ भी आपने लगा दी, या पत्ते को दो हिस्सों में तोड़ दिया, दोनों को लगाया, तो दोनों धीरे धीरे जो है वो नए पत्ते का रूप ले लेंगे। ये चीज उसके अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में तोड़ दिया, ऊपर वाला हिस्सा अलग, मिडल वाला अलग, और नीचे वाला अलग। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो अपने आप को मिडल और लास्ट वाले हिस्से बनाने की ट्राई करेगा और पूरा जीव बन जाएगा। जहां पे सिर्फ मेरे पास मिडल का हिस्सा है, वो अपने आप को ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बनाने की ट्राई करेगा, वो भी कंप्लीट जीव बन जाएगा। और जिसके पास सिर्फ पूंछ ही है, तो पूंछ से भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक नया डॉटर सेल बन जाएगा। यानी कि कोई भी छोटी चीज ले लो, उसको अगर जर्मिनेट कराना है तो फ्रेगमेंटेशन से वो पूरी की पूरी जो है वो जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक तरीके का शैवाल की तरह होता है। स्पाइरोगायरा आपने देखा होगा, जो भी नदियां, नाले या झरने, तालाब, कुछ इस तरीके से एक काई जैसी जम जाती है। ठीक है, मान के चलते मैंने यहां से थोड़ी सी काई उठाई, ठीक है, हल्की सी उठाई, 1 चम्मच के बराबर, ठीक है, और उसको 4-5 हिस्सों में तोड़ दिया इस तरीके से। अब काई का हो सकता है सर कहीं और जाए, धड़ कहीं और जाए, और पूंछ कहीं और जाए, इस तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने काई को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया, उसको अगर मैं अलग अलग गिलास के अंदर रखता हूं, 2-3 गिलास के अंदर अगर मैंने रख दिया, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा हिस्सा डाला, 4-5 दिनों के बाद जो है वो ये एरिया जो है वो इतना ज्यादा किससे भर जाएगा, काई से भर जाएगा। क्योंकि जो उसका सर है उसने अपने आप को डेवलप किया, उसका जो धड़ है उसने भी अपने आप को डेवलप किया, और जो उसका लास्ट स्टेज है यानी कि जो पूंछ है, टेल है, उसने भी अपने आप को क्या कर लिया, वहां पर पूरे तरीके से बराबरी कर ली। ठीक है, तो ये चीज स्पाइरोगायरा के अंडर होती है। ठीक है, और स्पाइरोगायरा कौन से इसके ऊपर बेस्ड है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा किसके ऊपर बेस्ड है, खंडन विधि के ऊपर, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट 5th वाले पे आएंगे, वो है हमारे पास रीजनरेशन। इसमें पुनर्जनन की बात करते हैं, बट पुनर्जनन से जो है वो शरीर के किसी भाग से नया जीव बनाने की क्षमता, किसी भाग से, लेकिन वहां पे जो ऑर्गन है
सिर्फ वही डेवलप होगा, कुछ हिस्सा डेवलप होगा, नया जीव पूरे तरीके से नहीं बनेगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल बताया लिजार्ड का, ये अगर इसकी एक टेल को अगर हम काट देते हैं मान के चलो, तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो नई टेल है वो आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन टेल आएगी, पूंछ से वो दोबारा छिपकली नहीं बन सकती, उसका कुछ हिस्सा जो है वो दोबारा से क्या होता है, रीजनरेट होता है। तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और ये लोस्ट टेल की हम बात कर रहे हैं, ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, यानी कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप अ कंप्लीट बॉडी फ्रॉम अ बॉडी पार्ट, उसको हमने किस नाम से जाना है, रीजनरेशन के नाम से जाना है। और ये चीज जो है वो इसके अंदर होती है, रीजनरेशन। अब इसका एक एग्जांपल और आपको बताया गया है, प्लेनेरिया। ये आपने देखा होगा, इस तरीके से केंचुए की तरह होता है, आजकल बरसात के सीजन में तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल स्लोली 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 चढ़ता है, और कहीं पे भी चढ़ जाता है ये दीवारों पे, ठीक है। इसको वैसे तो मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, लेकिन आजकल बरसात का सीजन ऐसा है कि जिसमें जितने भी जीव जंतु जो बरसात में रहना पसंद करते हैं वो सूखी तरफ को भागते हैं, मतलब बरामदे की तरफ भागेंगे, दरवाजे की तरफ जाएंगे, सूखी चीजों की तरफ, ठीक है। तो ये वाली जो अगर ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसकी पूंछ को यहाँ से काट दूं, तो कुछ टाइम के बाद इसकी क्या निकल के आ जाएगी, नई पूंछ जो है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टारफिश, जिसको तारा मछली बोलते हैं, इस तरीके से होती है स्टारफिश, ठीक है। अगर स्टारफिश को अगर मैं यहां से कट कर दूं, तो उसकी जो ये टेल है, जो बिल्कुल एंड स्टेज वाला पार्ट है, वो उसका दोबारा से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, रीजनरेशन में। तो एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं रीजनरेशन का, कौन कौन सा मैंने आपको बताया, एक बताया प्लेनेरिया, ये है प्लेनेरिया, ठीक है। और इसका हेड जो वो आगे से कुछ इस तरीके से होता है, देखा होगा आपने, ठीक है, अजीब सा होता है ये। और दूसरा जो है वो है तारा मछली। अच्छा, केंचुए में भी ये चीज होती है, केंचुए की अगर हल्की सी छोटी सी अगर पूंछ कट जाए, दोबारा से रीजनरेट हो जाती है वो, ठीक है। स्टार फिशेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पैर्थोजेनेसिस। पैर्थोजेनेसिस का मतलब है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है, ऐसा लग रहा है अभी अटैक कर देगा ये, ठीक है। तो इसमें जो है वो बिना निषेचित अंडे से नए जीव का विकास होता है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, हम जनरल लैंग्वेज में इसको गो के नाम से जानते हैं, अगर हम इसको लोकल लैंग्वेज से अगर ये बोलें तो इसको गो बोलते हैं हम, गो, ठीक है। और ये जो इसका छोटा वाला हिस्सा है, इसको हम सांप बोलते हैं, ठीक है, हमारी जनरल लैंग्वेज में इसको संगल सांप के नाम से बोला जाता है, ठीक है। अब मेथड ये है कि अगर एक गो है, उसने कहीं पर एग दिया, उसने अंडे दिए, ठीक है, अगर वो अंडा नीचे गिर गया, उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिला जर्मिनेट होने के लिए, मान के चलते हैं कि इस अंडे से, ठीक है, टोटल 10 दिन लगते हैं, टोटल 10 दिन लगते हैं उस जीव को बाहर निकलने के लिए। जैसे मुर्गी का जो अंडा होता है उससे धीरे धीरे वो खुद निकलता है बाहर, ये नहीं कि जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, तोड़ दिया और वो जो मुर्गा है वो बाहर निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है, वो खुद धीरे धीरे जर्मिनेट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड एग की, मतलब जर्मिनेट होगा लेकिन प्रॉपर तरीके से वो अंडा पका नहीं है, तो उससे क्या होगा, कोई नई चीज बन जाएगी, कोई नई प्रजाति निकलेगी। मैंने बताया ये सारी चीजें जो जनरल हम बोल रहे हैं वो इसको बोला जाता है लिजार्ड, जो आपका काफी साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, और उसकी पूंछ बिल्कुल तलवार की तरह सब कुछ काट सकती है वो, है ना। अब उसने एग दिए, एग किसी दीवार के ऊपर है अभी, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एक अंडा नीचे गिर गया, ये वाला, और टोटल एग को जर्मिनेट होने के लिए कितने दिन लगते हैं, 10 दिन। और मान के चलते हैं 7वें 8वें दिन जो वो एग कहाँ गिर गया, नीचे। अब उसमें से कुछ हिस्सा तो वो उस जानवर का बन गया होगा, कुछ ऑर्गन डेवलप नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो जैसे वो 7वें 8वें दिन नीचे गिर गया और वो अंडा जो वो टूट गया, उसमें से जो जीव निकलेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि है प्रॉपर्टी लगभग लगभग वैसी, लेकिन जो ऊपर अंडे रह गए उनका साइज होगा बड़ा, और जो नीचे निकलेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग की वजह से होता है, ठीक है ये भी आपका डेंजरस बट, ठीक है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं कुछ और आपको बताता हूं, जिसमें मधुमक्खी, चींटियां और एफिड आते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। मधुमक्खियां भी आती हैं, चींटियां भी आती हैं, और उसके साथ साथ एफिड आते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो चींटियों की रानी होती है उसके पंख होते हैं,
जो चींटियों की रानी होती है उसके पंख होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर हम एक चीज बात करें, ये वाली चीज देखो, स्ट्रक्चर देखो, ये सारी की सारी चींटियां हैं, ये भी चींटियां हैं, ये भी चींटियां हैं, ये सारी चींटियां हैं, और ये वाली जो चीज है ये भी क्या है, चींटियां हैं। ये प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज्ड हुई हैं, प्रॉपर तरीके से मतलब कि जितना टाइम उस एग को चाहिए था फर्टिलाइज होने के लिए उतना इनको मिला दोनों को, ये प्रॉपर तरीके से बनी है। तो उनका रंग रूप सब कुछ अलग अलग है, और जो ऐसे निकल आई हैं खुद ही, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं हुई हैं, तो फिर उनका रंग रूप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई चीज अनफर्टिलाइज्ड एग से बाहर निकलती है उसके सरवाइव करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम रह जाती है, ठीक है। ये चीजें आपके पास किस में आती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास किस में आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट कवर करेंगे, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको लैंगिक प्रजनन के नाम से हम जानते हैं, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। डेफिनेशन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेल फीमेल का होना जो है वो जरूरी है। पिछले वाले में सिंगल पेटेंट था, इसमें नर और मादा का होना जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। जो पिछला केस था उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेटेंट मिलेगा आपको, सिंगल पेटेंट, बट यहाँ पे क्या है, दो चीजों का होना जो है वो जरूरी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या चीज है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्मेशन है वो मेल और फीमेल के जेमेट से हो रही है। अब ये जेमेट का क्या मतलब है, जेमेट का मतलब है जो भी मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहां से जो रिलीज होता है वो है स्पर्म, और जो फीमेल का है वो चीज कहां पे एंटर होती है, वो है एग में, यानी कि ओवम, जिसको अंडाणु के नाम से हम जानते हैं। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तो उसी तरीके से जो जन्म होगा वो किसका जन्म होगा, बेबी का, ठीक है। लेकिन जो पिछला वाला केस था उसमें क्या था, उसमें पेरेंट कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वन, और यहां पर कितने चाहिए, दो चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले मेल फीमेल में जो जेमेट्स हैं, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म है और फीमेल के अंदर ओवम है, ठीक है। जो यहाँ पर ये दो चीजें आई, इसको किसका नाम मिला, जेमेट्स का। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तो उन चीजों से क्या बनेगा, जायोट बनेगा, जायोट, ठीक है। जायोट बनने से उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और उस चीज को प्रॉपर तरीके से डेवलप होने के लिए ह्यूमन में टोटल कितना टाइम लग जाता है, 9 महीने लग जाते हैं ह्यूमन में। हर किसी एनिमल का अपना अपना यहाँ पे टाइम पीरियड है, ठीक है। हैन का अलग होगा, कऊ का जो है वो भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, 9 महीने के आसपास टाइम लगता है वहां, ठीक है। अगर बकरी की बात करें तो बकरी बकरी जो है वो लगभग 6 या 7 महीने लेती है, ठीक है, और उसके बाद वो अपने बच्चे जो है वो देती है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको ये बताया गया कि जो भी मेल फीमेल की जो फ्यूजन हो रही है, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में वो चीजें मिल रही हैं तो वो जो जेमेट्स हैं वो किस चीज का रूप ले रहे हैं, जायोट का। और जायोट जो है वो उसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वो प्रॉपर तरीके से वो चीजें फर्टिलाइज्ड होंगी वहां पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले ये वाले कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं, इसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं, इसके टाइप्स में हमें क्या क्या बताया गया, ठीक है। टाइप्स के ऊपर आते हैं, सबसे पहला आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। ये चीज जो है वो फिश में होती है ज्यादातर, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, फ्रॉग में या फिर फिश में, ठीक है। यहां पर जो है वो ज्यादातर चीजें पानी के अंदर होंगी, लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस किए जाएंगे और सर्वाइव रेट जो है वो कम हो जाएगा। अब इस सारी चीज को समझने से पहले आपको एक पिक्चर देखनी है, वहां से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली चीज है, देखो, फर्टिलाइजेशन इन फिश, ठीक है। फीमेल क्या करेगी, अब मैंने आपको इस केस में क्या बताया, इस केस में ये बताया कि मेल और फीमेल दोनों का होना क्या है, जरूरी है, तभी प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। मेल के अंदर जो हमने
जो जेमेट्स की बात की वो है स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो जेमेट्स की बात की वो है ओवम यानी कि अंडाणु। ठीक है, यहां पर सबसे पहले पॉइंट में बताया कि फीमेल ने एग दे दिए, इसने एग रिलीज कर दिए। ठीक है, अब फीमेल का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, मेल फिश आएगी, और उसने अपना स्पर्म जो है वो इन एग के ऊपर रिलीज किया। क्या वो स्पर्म फिश के अंदर गया, नहीं गया, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है। ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि इस फिश ने, फीमेल फिश ने एग को जो है वो बाहर निकाल दिया है, उसने एग को बाहर निकाल दिया, उनके ऊपर जो है वो स्पर्म रिलीज कर रही है ये मेल वाली फिश। ठीक है, तो बाहरी तरीके से फिर धीरे धीरे उस मेल ने अपना स्पर्म जो है वो एग के ऊपर रिलीज कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिलीज कर दिया तो यहाँ पे दो नाम लिखे गए, दो बच्चे पैदा हुए। ठीक है, एक का नाम रखा रोहू और दूसरे का नाम रखा सलमान, है ना। दो मेल फीमेल कुछ भी ऐसे मान लो, दो बच्चे जो है यहां से पैदा हुए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एग उसने रिलीज किए तो 1000 ऑफ एग रिलीज हुए हैं, हजारों की संख्या में। एक मछली जो है हजारों की संख्या में एग देती है, बट उससे 1000 मछलियां नहीं निकलेंगी, उससे मछलियां कम निकलती हैं। क्यों, क्योंकि उससे जो है वो कुछ ही सरवाइव कर पाएंगी, यानी कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। जब वो एग प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर ही नहीं हुआ, जब वो अचानक से टूटेगा तो उसके अंदर से जो चीज निकलेगी वो उतने लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये वाली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया आपको फिश का, नॉर्मल फिश में एक्सटर्नल आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे शार्क की बात करूं, ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ये एक स्पेशल केस है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, ये वाला, यहाँ पर जो फिश है उसने एग रिलीज कर दिए, एक फिश ने एग रिलीज कर दिए, मल्टीपल एग होंगे ये, हजारों की संख्या में इस तरीके से। अब उसके ऊपर जो मेल फिश है वो अपना स्पर्म जो है वो रिलीज करेगी। जब उसने अपना स्पर्म यहाँ पर रिलीज किया, उसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे एग जो है वो पकना शुरू हो जाएंगे। पकने का मतलब है फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उस हजारों में से सिर्फ कुछ लिमिटेड से होंगे जो प्रॉपर तरीके से फिश में जाएंगे, और बाकी के हो जाएंगे सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा मेले में चूजे बिकते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 रुपए के आते हैं ना वो बेचने, साइकिल के पीछे या बाइक के पीछे एक टोकरी जैसी लगाई होती है, और वो 10-10, 15-15, 20 रुपए के हम खरीद लेते हैं। दिखने में तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज्ड नहीं हुए। जब वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं है, जब वो किसी डिफरेंट एटमॉस्फेयर को कैरी करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे जो एक्वेरियम की जो मछलियां होती हैं, जो वाटर टैंक के अंदर हमने मछलियां डाली होती हैं सजावट के लिए या एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, कुछ भी मान लो, तो उसके अंदर अगर ज्यादा खाना दे दिया जाए, या ज्यादा उनको ऑक्सीजन दे दी जाए, ज्यादा दवाई डाल दी जाए, या ज्यादा कुछ उनके साथ पानी को चेंज किया जाए, तो निकल जाती हैं फिर वो, मतलब ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइज नहीं हुई होती हैं। तो ज्यादातर चीजें वाटर में होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं, और इनका जो सर्वाइव रेट है, यानी कि जीवन जीने की जो क्षमता है वो कैसी है, काफी ज्यादा कम है। उतने लंबे समय तक ये नहीं चल सकती, नहीं जी पाती है लंबे समय तक। ठीक है, इसके बाद ये वाली डायग्राम मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन है फिश का। मैंने फिश का जो फर्टिलाइजेशन बताया वो कौन सा बताया, एक्सटर्नल। पर आपको ध्यान रखना है एक स्पेशल केस ऐसा भी आता है शार्क का, जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ना होके इंटरनल होती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। जैसे उसमें स्पर्म जो था वो कहां पे था, एग के ऊपर, क्या वो बॉडी के अंदर गया, नहीं गया, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वो स्पर्म जो है वो कहां पे जाएगा, उस फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा। ह्यूमन भी इसमें आता है, काऊ इसमें आता है, डॉग आता है,
और वर्ड आता है। इसमें सर्वाइव रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रेट बढ़ जाएगा क्योंकि अगर वो बच्चा किसी मदर के पेट में 9 महीने तक रह रहा है तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वहां पे सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, एयर है, फूड है, कोई भी चीज आप मान के चलो। लेकिन उस फिश ने जब एग को बाहर निकाल दिया तो उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। जब उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली डिटेल जो है वो आपको नोट डाउन करनी है। ह्यूमन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कैरी करता है, काऊ है, डॉग है, वर्ड है, और इसमें बेटर प्रोटेक्शन होती है एम्ब्रो की। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, बेटर प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब बच्चा 4 से 5 महीने का है, मतलब हाफ जर्नेट हुआ है, हाफ प्रॉपर तरीके से ऑर्गन उसके नहीं बने हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। मान के चलते हैं कि फीमेल अगर गिर जाती है तो वो असर किसको होगा, फिर वो बच्चे को भी होगा। हो सकता है कि उस टाइम पे से वो बच्चा फिर पैदा होगा तो कुछ ना कुछ बॉडी डिफेक्ट जो है वहां पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे हमें पता चलती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, फीमेल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये बताया, ये वाला, इसमें जो यहाँ पे हैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। ठीक है, जो मेल फीमेल का इसमें जो स्पर्म है वो उसके अंदर जाते हैं, यहां पर इस फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे। बट जो पिछला केस था एक्सटर्नल वाला, उसमें क्या था, उसमें फीमेल के अंदर नहीं जाते हैं। जिसने एक बार एग रिलीज कर दिया तो उसके ऊपर वो स्प्रे होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, इंटरनल वाले में उसके अंदर इन बिटवीन जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको बताया गया। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहां तक हम इसको कवर करेंगे आज। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो जायोट है वो आपके सेल डिवीजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सेल डिवीजन यानी कि इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने जैमेट्स की बात की थी। जैमेट्स, जैमेट्स का मतलब क्या है, मेल के स्पर्म और फीमेल का ओवम, दोनों चीजें आपस में मिली तो उनसे क्या बना, जायोट बना। ठीक है, जायोट बन गया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा वो धीरे धीरे एग में स्टार्ट होता जाएगा। एग तो उसको बोलते हैं भ्रूण, यानी कि एम्ब्रो भ्रूण में कन्वर्ट हो गया। और धीरे धीरे वो जो स्टेज है वो गर्भ अवस्था में चली जाती है। यानी कि ये चीजें कब पता चलती हैं, जब लगभग लगभग महीना कौन सा चला हो, तीसरा या शायद चौथा महीना चला हो, तो उस टाइम पे ये पता चलता है कि वो जो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके पेट में क्या है, कोई ना कोई बच्चा है। भ्रूण अवस्था का पता उस टाइम पे चलता है। ठीक है, कि क्या वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो कन्वर्ट है वो किस में हो जाएगा, बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हर किसी जानवर का अपना अपना टाइम पीरियड है। ह्यूमन के अंदर लगभग लगभग 9 महीने का टाइम लगता है। 9 महीने से पहले भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, 9 महीने के बाद में भी होता है। 9 महीने 10-15 दिन लग जाते हैं, 9 महीने से पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 7वें महीने में हो जाए तो इसका मतलब है उसके बॉडी पार्ट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। जब प्रॉपर तरीके से बॉडी पार्ट डेवलप नहीं होंगे तो कोई ना कोई बीमारी होने का क्या रहता है, चांस रहता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, तो यहाँ तक आपने नोट करना है। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।